उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देखिए करंट अफेयर्स को लेकर हम लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि आपके समसामयिक घटनाक्रम को एक बेहतर तरीके से आपके लिए पहुंचाया जाए। और इसी कड़ी में देखा जाए तो ये हमारी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो है, जिसे हम उत्तर प्रदेश के एक और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी यहाँ पर वीडियो को जरूर यहाँ पर पूरा जरूर देखें, और जो भी यहाँ पर देखा जाए तो आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए पूछे जाते हैं। साथ ही आपको कुछ यहाँ पर टिप्स दी जाती हैं। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको देखिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से एग्जाम के लिए इसे बेहतर आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के दौरान ना सिर्फ यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की जानकारी दी जा रही है, बल्कि आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्किंग भी है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको टिप्स भी है कि आपको सामान्य अध्ययन या और किन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की तैयारी करनी। इंपॉर्टेंस देखिए, लगातार मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ी सी नॉलेज जो होगी आपकी और ज्यादा डिटेल होनी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि परीक्षा के लिए इस साल का जो सिलेबस जिस तरीके से आया है, जो पैटर्न चेंज किया गया है, उस लिहाज से आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए हम यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन को और करंट अफेयर्स के समसामयिक घटनाक्रम को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का अपना विषय वस्तु क्या है उत्तर प्रदेश के राज्य विशेष यहाँ पे समसामयिक घटनाक्रम में। देखिए आज का जो पहला टॉपिक यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022। यह हुआ 3 जुलाई 2022 को। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का यहाँ पे आयोजन किया गया था। देखा जाए तो प्लास्टिक बड़ी समस्या रही है कई सालों से, और अब देखा जाए तो इसका प्लास्टिक के जो है कई समुद्रों में देखा जाए तो प्लास्टिक की चट्टानें भी हाल फिलहाल में देखा जाए तो आपको सुनने को मिली हैं। तो ये एक बड़ी घटनाक्रम, एक बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण, एक ऐसा यहाँ पे प्रदूषण है जिससे यहाँ पे निजात पाने के लिए आपको कोई यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर उपाय दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसका एक मात्र जो है कि हम ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक के प्रयोग को यहाँ पे प्रतिबंधित किया जाए। तो इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्या रही प्रमुख बिंदु यहाँ पर इस कॉन्क्लेव की। इसमें देखिए तो इस कॉन्क्लेव की जो थीम थी वो थी 3R, अर्थात रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो उसका दोबारा प्रयोग करना, रिसाइकिल पुनर्चक्रण करना, रिड्यूस यानी कि कम करना, प्रयोग को कम करना है। इस अवसर पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री के द्वारा आगरा के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। साथ ही देखा जाए तो पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन के सहित अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार के प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है यूपी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित अधिसूचित एकल उपयोग वाले सभी जो प्लास्टिक हैं उनको यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लीडर है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या है ये रैंकिंग के संदर्भ से। 4 जुलाई 2022 को देखा जाए तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के तीसरे संस्करण में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में यहाँ पर आपको शामिल किया गया है। स्टार्टअप सुधारों से संबंधित देखे जाए तो 7 क्षेत्रों पर आधारित है, और इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 5 श्रेणियां कौन सी हैं तो आप देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, दूसरी श्रेणी है टॉप परफॉर्मर्स की, तीसरी श्रेणी यहां पर लीडर्स की है, चौथी यहां पे आकांक्षी लीडर्स की है, और पांचवी उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में। तो यूपी को ध्यान रखिएगा यहां पर लीडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। थोड़ा सा और क्या है इसके संदर्भ में, और डेटा क्या बताता है। तो पहली चीज देखिए, रिपोर्ट के अनुसार जो है गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे आगे अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। टॉप परफॉर्मेंस वाले राज्यों में देखा जाए तो केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना को यहां पर आपको शामिल किया गया है। वहीं लीडर श्रेणी में देखे जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, असम, तमिलनाडु जैसे राज्यों को यहां पर शामिल किया गया है। जबकि आकांक्षी लीडर्स की श्रेणी में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली आदि का यहां पर चयन किया गया। और उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम की श्रेणी में आंध्र प्रदेश और बिहार को यहां पर शामिल किया गया है। तो यहां पर देखिए हर एक श्रेणी में कुछ राज्यों को यहां पर शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो यूपी से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट आपको पूछा जा सकता है, दूसरा यहाँ पर आपको देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पर किसका रहा है वो भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कर्नाटक और गुजरात जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में इन्हें शामिल किया गया है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देखिए लीडर्स की श्रेणी में और भी राज्यों को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है
कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त यहाँ पर और से कौन कौन से राज्य हैं लीडर्स की श्रेणी में, तो उत्तराखंड, पंजाब, असम और तमिलनाडु, ये 4 राज्य और भी हैं। अगला देखिए यहाँ पर है वन महोत्सव अभियान। ये कौन सा अभियान है, कब चलाया गया है और इसके आधार क्या है? 5 जुलाई 2022 को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम सेहरिन गांव स्थित कोंदड़ वन क्षेत्र में हरिशंकरी के पौधे रोपकर वन महोत्सव अभियान की यहाँ पर शुरुआत की। किस प्रकार कौन से पौधे हैं, तो हरिशंकरी पौधे देखिए यहाँ पे रोपण किया गया है। मुख्य बिंदु आपको क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती व बागवानी को बढ़ावा देने दिया जाएगा। गंगा किनारे वाले जिलों में यहाँ पर ये प्रयोग प्रारंभ किए जाएंगे। देखा जाए तो काफी हद तक ये सफल भी रहा है। अन्य मवेशियों की समस्या से निदान यहाँ पे दिलाया जाएगा और साथ ही साथ गाय के गोबर व गोमूत्र से कीटनाशक यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जिसका यहाँ पर प्रयोग वर्तमान समय देखा जाए तो एक जैविक खेती के दृष्टिकोण से भी किया जाता है। साथ ही देखा जाए तो इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य है और इसमें एक दिन में 5 जुलाई अर्थात 25 करोड़ पौधे रोपे गए और 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे और रोपे गए। प्रदेश में देखा जाए तो 7 लाख सहजन के पौधे निःशुल्क देकर पीएम और सीएम आवासों के सामने यहाँ पर लगाए जाएंगे। और चित्रकूट में टाइगर रिजर्व पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है, जहां टाइगर्स को यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वन क्षेत्र में बसे गांवों को जल्द ही एनओसी देकर विस्थापित करें और शहर से गांव को जोड़ने का काम करें। विकास के कामों के लिए यहाँ पे एनओसी के विवाद के मामले में हो तो उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए। अगला यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022, एक और महोत्सव जो है, काफी सारे देखें तो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले महोत्सवों को एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कौन कौन से महोत्सव हैं, किस दृष्टिकोण से आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि 4 जुलाई 2022 को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में यहाँ पे 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया था। यह महोत्सव देखा जाए तो 7 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। प्रमुख बिंदुओं के तौर पर देखें तो यहाँ पे देखिए डेट्स को जरूर ध्यान रखना है, कब से कब तक हुआ, कहाँ हुआ और स्थान, ये चीजें आपको आम महोत्सव संबंधित या थीम क्या थी, इस तरह की चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ है, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में यहाँ पर हुआ, 4 दिवसीय था। इसके अलावा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर साल पहली से अर्थात 1 से 7 जुलाई के बीच आम महोत्सव आयोजित यहाँ पे किया जाए। देश के विभिन्न राज्यों के आम बागवानों को आमंत्रित कर उन्हें यहाँ पे सम्मानित भी किया जाए। और उन्होंने कहा कि अब लखनऊ में मलिहाबाद, काकोरी, फलपट्टी का आम देश के और विदेश में यहाँ पर आपको काकोरी नाम के साथ ही यहाँ पर भेजा जाएगा। इसी नाम से लखनऊ के आम की ब्रांडिंग यहाँ पर की जाएगी। और वर्ष 2005 में तत्कालीन सरकार ने लखनऊ के आम की ब्रांडिंग नवाब आम के नाम से की थी। तो यहाँ पर इसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है। जो लखनऊ के आम को नवाब के आम बोले जाते थे, उन्हें काकोरी जिस क्षेत्र से ये हैं उस नाम से इनकी ब्रांडिंग रीब्रांडिंग तरीके से किए जाने की बात की गई है। अगला यहाँ पर है देखिए एक योजना एक देख सकते हैं, एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश को यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। एक और रैंकिंग यहाँ पर है, किस क्षेत्र से संबंधित है वो देख लेते हैं। देखिए 5 जुलाई 2022 को जारी एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में यहाँ पर आपको दूसरे स्थान पे रहा। इस सूचकांक में उड़ीसा जो है यहाँ पर आपको पहला स्थान प्राप्त हुआ। देखा जाए क्या है तो सामान्य श्रेणी के राज्यों में एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांकों में उड़ीसा को 836 के स्कोर के साथ यहाँ पे शीर्ष स्थान मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश को यहाँ पर देखा जाए तो 0.97 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पे और आंध्र प्रदेश यहाँ पे 0.794 स्कोर के साथ यहाँ पे तीसरे स्थान पे। देखिए यहाँ पे पहला जो स्कोर है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ 0.836 होगा। ठीक है, कितना है 0.836 के साथ यहाँ पर उड़ीसा को पहला स्थान है, 0.9797 के साथ उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान है और आंध्र प्रदेश को 0.794 के साथ यहाँ पर तीसरा स्थान है। विशेष श्रेणी के राज्यों के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा जो है 0. यहाँ पे होगा 0.788 स्कोर है, त्रिपुरा का पहले स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश को 0.758 स्कोर के साथ दूसरा और सिक्किम को 0.710 के साथ यहाँ पर तीसरा स्थान इस रैंकिंग में यहाँ पर प्राप्त हुआ है।
इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी नगद संचालित है, दादरा नागर हवेली और दमन दीव को 0.802 स्कोर के साथ यहां पर आपको शीर्ष स्थान दिया गया है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा एक क्रॉस लर्निंग वातावरण और स्केल अप सुधार उपायों का यहाँ पर निर्माण करता है। वर्तमान सूचकांक जो है काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद और पीएमजी के वाई यहाँ पर वितरण को शामिल किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो रैंकिंग के लिए सूचकांक के 3 प्रमुख यहाँ पर स्तंभ हैं जो टीपीडीएस के माध्यम से यहाँ पर एनएफएसए के एंड टू एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। पहला यहाँ पर है एनएफएसए के कवरेज और लक्ष्यीकरण को, अधिनियम के प्रावधानों को, डिलीवरी प्लेटफॉर्म को और पोषण संबंधी पहल, ये 3 के आधार पर यहाँ पर ये रैंकिंग आपको जारी की गई। 3 राज्यों में इन चीजों को लेकर यहाँ पर सबसे बेहतर काम किया गया है। तो इसको देखिए, स्तंभ कई बार पूछे जाते हैं रैंकिंग के, इस पर्टिकुलर रैंकिंग के जारी करने के निम्नलिखित कौन से मानक हैं या स्तंभ हैं, और या निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 3 दे दिया गया, चौथा उसमें गलत दे दिया गया, तो आपको पहचानना होगा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है प्रयागराज में देखिए एफिल टावर की तर्ज पर बनेगी अनूठी रिवर आर्ट गैलरी। क्या है ये? और देखिए ये तो सबसे पहली चीज यहाँ पर इसका नाम ध्यान रखना है और कहाँ बन रही है ये चीज। तो बनेगा क्या? रिवर आर्ट गैलरी, और बनेगी कहाँ पे? प्रयागराज में। तो आइए जानते हैं और क्या है जानकारी। 8 जुलाई 2022 को एनएचएआई के परियोजना निदेशक नुसरत तुल्लाह ने बताया है कि एफिल टावर की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा किनारे निर्माणाधीन 6 लेन पुल के टावर पर रिवर आर्ट यहां पर गैलरी बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसे भेज दिया गया है। यह देश की इकलौती ऐसी रिवर गैलरी होगी जहां कुंभ और प्रयागराज की संस्कृति की छटा से देश दुनिया के सैलानी यहां पर सीधा साक्षात्कार कर सकेंगे। तो देखा जाए तो जो संस्कृति है हमारी उसके बारे में, क्योंकि प्रयागराज में देखा जाए बहुत बड़ा मेला, वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है और उस स्तर पर यहाँ पर देश विदेश के सैलानी यहाँ पे करोड़ों की संख्या में प्रवेश करते हैं। तो वहां पर देखा जाए इस तरह की आर्ट गैलरी के माध्यम से देश की संस्कृति और इत्यादि के बारे में परिचित कराना, कुंभ प्रयागराज की संस्कृति के बारे में लोगों को परिचित कराने के लिए ये आर्ट गैलरी यहाँ पर बनाई जा रही है। देखा जाए तो इस रिवर गैलरी में प्रयागराज के अतिरिक्त नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में लगने वाले कुंभ की छटा को भी इसमें दिखाया जाएगा। प्रयागराज में प्रवेश करने से पूर्व ही सैलानी इस गैलरी में आकर आध्यात्मिक नगरी की संस्कृति और विरासत के साथ कला की यहाँ पर आप झलक ले सकेंगे। शंकराचार्यों और अखाड़ों के नागा सन्यासियों की पेंटिंग और उनकी भक्ति भावना और ध्यान तप आज से भी यहाँ पे पर्यटक यहाँ पे परिचित हो सकेंगे। साथ ही देखा जाए तो फाफामऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 10 किलोमीटर लंबे 6 लेन सेतु का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में यहाँ पे आयोजित होने वाले महाकुंभ से पूर्व ही यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। इस रिवर आर्ट गैलरी में पहुंचने के लिए दोनों तरफ कैप्सूल लिफ्ट लगाए जाएंगे और गैलरी के दूसरी तरफ एक रिवॉल्विंग रेस्तरा यहाँ पर भी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पर्यटक केंद्र के रूप में यहाँ पर इसे विकसित किया जाएगा। अगला यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है और ये 10 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल जिसका नाम है लुलु मॉल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इस मॉल का निर्माण सुशांत गोल्फ सिटी में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्ग फीट में यहाँ पर किया गया है और इसका मुख्य आकर्षण यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा हाइपर मार्केट और गेमिंग जोन है। साथ ही इसके अलावा शादियों की खरीदारी के लिए वेडिंग एरिना और मनोरंजन के लिए यहाँ पे 11 स्क्रीन और सुप्लेक्स की यहाँ पर तैयार भी आपको किए गए। तो ध्यान रखिएगा लुलु मॉल। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मानकों सुविधाओं के साथ देश विदेश के ब्रांड के सामान की खरीदारी हो सकती है। 15 यहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे, 25 आउटलेट्स हैं, 1600 लोगों के बैठने की क्षमता भी यहाँ पर आपको फूड कोर्ट में, 3000 वाहनों की पार्किंग क्षमता है, 50,000 लोगों को एक साथ शॉपिंग यहाँ पर आपको कर सकते हैं। पर्यटकों को शटल सेवा उपलब्ध कराने पर कंपनी विचार कर रही है। यहाँ ग्रोसरी से लेकर फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोरेशन के सामान भी उपलब्ध हैं। लुलु समूह का यह 5वां शॉपिंग मॉल है। कंपनी प्रयागराज में, वाराणसी में भी नए शॉपिंग मॉल पर यहाँ पर काम कर रही है। रिटेल प्रोजेक्ट्स के अलावा लुलु समूह फूड प्रोसेसिंग हब की भी यहाँ पर घोषणा कर चुकी है। करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ग्रेटर नोएडा में ये निर्माणाधीन है। अगला यहाँ पर है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेनें चलाने में प्रयागराज मंडल देश में नंबर 1 बन गया है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
रेलवे अफसरों ने हाल ही में बताया कि उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर का प्रयागराज मंडल जो है देश का पहला ऐसा मंडल बन गया है जो करीब 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 272 की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से यहां पर हो गई है। और यह आंकड़ा भारतीय रेल के सभी 68 रेल मंडलों में यहां पर आपको सर्वाधिक है। साथ ही देखा जाए तो रेलवे अफसरों का दावा है कि वर्ष 2025 में लगने वाले कुंभ मेले के पूर्व प्रयागराज मंडल में चल रही तमाम ट्रेनों की स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फास्ट ट्रेन यहाँ पर आपको प्रयागराज में सर्वाधिक यहाँ पर चलाई जा रही है और आगे और इसे स्पीड इनकी और बढ़ाई जाने वाली है। पुरानी रेल पटरियों के स्थान पर नई पटरियां बिछाई जा रही हैं। जोन की बहुत सी ट्रेनों में देखा जाए तो लिंक हॉफमैन बुश कोच भी यहाँ पे लगाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सिर्फ प्रयागराज मंडल के ही 7 खंडों में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और 14 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का यहाँ पे कार्य पूरा किया गया। इससे ट्रेनों की लेट लतीफी में यहाँ पे सुधार होगा और प्रयागराज मंडल के साथ ही एनसीआर जोन में चलने वाली कुल 520 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर यहाँ पे प्रति घंटा हो गई। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 14 ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। साथ ही प्रयागराज मंडल में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ट्रेन चलाने के लिए यहाँ गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक रेलवे ट्रैक दोनों ओर दीवार भी यहाँ पर आपको बनाई जाएगी ताकि रेलवे ट्रैक पर मवेशी आदि ना आ सके, क्योंकि उनके ट्रेन की चपेट में आने की वजह से यहाँ पर रूट बाधित हो जाता है और ये दीवार की वर्ष 2024 तक पूरी तरह यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। एक तरीके से यहाँ पर स्पीड को बेहतर करने के लिए, लेट लतीफी ना हो, इस तरह के कार्य करने के संदर्भ से काफी सारे कार्य यहाँ पर रेलवे स्तर पर किए जा रहे हैं। अगला यहाँ पर है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मलेरिया रोधी पौधे की खेती कराने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो देखते हैं क्या है। देखिए 13 जुलाई 2022 को लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान यानी कि सीमैप के निदेशक जो है प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मलेरिया रोधी पौधे आर्टिमिसिया, इसको ध्यान रखिएगा, पौधे का नाम ध्यान रखिएगा, मलेरिया रोधी पौधे का नाम है आर्टिमिसिया की नई प्रजाति जो है, प्रजाति का नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा CIM संजीवनी। ठीक है, CIM संजीवनी के लिए नई नीति का यहाँ पे मसौदा तैयार कर रही है। इसमें देखा जाए तो प्रदेश में 2027 तक मलेरिया खत्म करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। ये भी यहाँ पर डेटा ध्यान रखना है कि कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2027 पर प्रदेश में मलेरिया से मुक्त करना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार यहाँ पर देखा जाए अभियान चला रहा है। कई जिलों में देखा जाए तो पिछले साल से एनुअल पैरासाइट एपिडेंस की दर 1 से नीचे यहाँ पर मिली है। जून 2022 तक 26,70,000 से अधिक सैंपल की यहाँ पर जांच की गई, जिसमें 1070 की रिपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही देखा जाए तो सीमैप के वैज्ञानिकों ने आर्टिमिसिया की नई प्रजाति CIM संजीवनी में आर्टिमिसिनिन तत्व यहाँ पर 2% अधिक पाया है। इस प्रजाति में मस्तिष्क ज्वर के साथ कैंसर सहित अन्य बीमारियों के प्रयोग होने वाली दवा बनाने के तत्व भी यहाँ पर है। तो ये सिर्फ मलेरिया से संबंधित यहाँ पर दवा बनाने में काम नहीं आएगी, बल्कि इसके साथ साथ मस्तिष्क ज्वर और कैंसर सहित बीमारियों के इलाज में भी इस दवा का यहाँ पर उपयोग किया जा सकेगा। इससे खाने की गोली व इंजेक्शन दोनों तरीके की चीजें यहाँ पर तैयार की जाएंगी। जर्नल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट साइंसेज में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया था कि CIM संजीवनी किसानों और खेती से जुड़े उद्योग के लिए भी यहाँ पे फायदेमंद है। रिपोर्ट में कहा गया इस पौधे को दवा बनाने वाली कंपनी करीब 20% लागत यहाँ पर आपको घटा सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आर्टिमिसिया की खेती से किसानों को लगभग 4 माह की अवधि में प्रति हेक्टेयर करीब 65,000 रुपए का यहाँ पर फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि इस पौधे को लेकर भारतीय कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने के लिए आगे आ रही हैं। यह कंपनी आर्टिमिसिया की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी, साथ ही प्रसंस्करण से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देगी और कंपनी तैयार पौधों को किसान से लेकर दवा बनाने वाले कंपनियों तक यहाँ पर पहुंचाएंगी। इससे किसानों को उनकी उपज की कीमत खेत में ही यहाँ पर मिल जाएगी। तो किसानों को भी लाभ, कंपनियों को भी लाभ, उद्योग स्तर का यहाँ पर विकास और दवाओं के संदर्भ में यहाँ पर बेहतर मेडिसिन की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगला देखिए यहाँ पे है नोएडा में करीब 3,000 करोड़ की लागत से बनेगा अपैरल पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। क्या है अपैरल पार्क, इसकी विशेषता क्या है, वो चलिए देख लेते हैं। 16 जुलाई देखिए 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि नोएडा में 3,000 करोड़ की लागत से यहाँ पर अपैरल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें 115 वस्त्र इकाइयां स्थापित होंगी। 2 लाख लोगों को रोजगार भी यहाँ पर आपको इससे प्रदान होगा। साथ ही यहाँ पर MSME विभाग की 100 दिन की उपलब्धियां भी यहाँ पर इस दौरान बताई गई।
प्रदेश में सौर ऊर्जा की पावर लूम संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योगदान के योजना के नाम से एक नई योजना भी यहाँ पर शुरू की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा बुनकरों के क्षेत्र में यहाँ पर लागू करने के लिए, उनको यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम चलाई गई है, जिनको नाम ध्यान रखना है मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना। इसके साथ साथ देखा जाए तो एक पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसको टेक्सटाइल पॉलिसी 2017 के नाम से हम जानते हैं। इसमें नवाचार को शामिल करते हुए टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 का यहाँ पे ड्रॉफ्ट भी तैयार किया गया। इसमें 30 जून 2022 को आयोजित मेगा लोन मेले में करीब 1,90,000 लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर ऋण भी वितरित किए गए। और एमएसएमई अधिनियम के तहत 100 दिनों में 73 उद्यम यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं और 7,202 उद्यम अधिनियम के तहत यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पे देखिए, सारस के लिए यहाँ पर बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम यहाँ पर सरकार द्वारा बनाने का निर्णय लिया गया है, जो 20 जुलाई 2022 को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान समिति की बैठक में उद्यान में यहाँ पर राजकीय पक्षी जो है हमारा, उसको ध्यान रखेगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, के लिए यहाँ पे बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। प्रमुख उद्देश्य अगर देखा जाए तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिए 25 लाख रुपए से का यहाँ पर बाड़ा बनाया जाएगा। रेस्क्यू किए गए सारस को चिड़ियाघर में रखा जाएगा। इसके अलावा बैठक में करीब 25 लाख रुपए की लागत से इंटरप्रिटेशन सेंटर के विकास को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई। साथ ही अन्य कार्यों के साथ साथ स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। देखा जाए तो बैठक में प्राणी उद्यान के निदेशक हैं डॉक्टर एच राजा मोहन ने बताया कि सारस का बाड़ा बनाने के लिए केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को पत्र लेकर एक अनुमति यहाँ पर मांगी गई है। 121 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस प्राणी उद्यान में 58 प्रजाति के 387 वन्य जीव यहाँ पर आपको रखे गए हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो बब्बर शेर है, घड़ियाल है, हिरन है, भालू है, गीदड़ है, चीता है और विभिन्न प्रकार के बंदर इत्यादि आपको इसमें बाड़े में यहाँ पर गुफा इत्यादि संदर्भ उनके लिए बनाए गए हैं। मछलियों के लिए यहाँ पर एक्वेरियम बनाए गए हैं। इसके अलावा इस प्राणी उद्यान को अगर हम देखें तो एशिया के विभिन्न देशों से आने वाले रंग बिरंगी तितलियों के लिए भी यहाँ पर आपको घर बनाए जा रहे हैं। इसमें पहली बार प्राणी उद्यान में तितली घर भी यहाँ पर आपको बनाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च 2021 को गोरखपुर में पूर्वांचल के एकमात्र प्राणी उद्यान अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का यहाँ पर लोकार्पण किया था। अगला इसमें है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को मिला है यहाँ पे 7वां स्थान। एक और रैंकिंग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई सारी रैंकिंग आ रही है तो उत्तर प्रदेश का स्थान जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है सभी में। देखिए 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो है सुमन बेरी के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की जो श्रेणी है वहां पर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो इसमें आपको 7वां स्थान दिया गया है। इसके जो प्रमुख बिंदुओं को अगर हम देखें तो तीसरे नीति आयोग के द्वारा बताया गया कि तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में यहाँ पर आपको वर्गीकृत किया गया। 17 जो प्रमुख राज्यों की अगर हम श्रेणी की इसमें बात करें तो कर्नाटक देखा जाए तो यहाँ पर पहले अंक शीर्ष पर यहाँ पर है, जबकि तेलंगाना देखा जाए तो यहाँ पर आपको 17.66 अंकों के साथ दूसरे और हरियाणा जो है 16.35 अंक के साथ यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है 22 अंक के साथ 7वें स्थान पर है, उड़ीसा 11.42 अंकों के साथ यहाँ पर 16वें स्थान पर है, छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें अंतिम स्थान पर आपको पाया गया है। तो अंतिम स्थान, पहला स्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान, ये कम से कम 3 चीजें आपको इसमें ध्यान जरूर रखनी है। इसके बाद यहाँ पर देखें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में अगर देखें तो मणिपुर जो है 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है और श्रेणी में उत्तराखंड जो है 17.67 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। नागालैंड को देखें तो 11 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ देखा जाए तो 27.8 अंक के साथ यहाँ पर शीर्ष पर है, जबकि लद्दाख जो है 5.91 अंक के साथ आपको अंतिम सूची पर है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के में इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का यहाँ पर एक माध्यम है, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखा जाता है कि किस राज्य में किस तरीके के नवाचार को लेकर यहाँ पे प्रयास किए गए हैं।
उनके बीच यहाँ पे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर यहाँ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पे 36 संकेतकों के आधार पर यहाँ पर विश्लेषण किया गया है, लेकिन इस बार देखा जाए तो यहाँ पर 66 संकेतकों को शामिल किया गया है, अर्थात काफी सारे 30 और संकेतकों को इस साल इसमें शामिल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रम से अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किए गए थे, और ये जो जारी किया गया ये तीसरा इंडेक्स है। अगला देखिए यहाँ पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया है, जो 21 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के हित में कदम उठाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी कैशलेस इलाज की व्यवस्था का यहाँ पर लाभ उठा सकेंगे। तो ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ से जारी की गई योजना है, जिसमें कैशलेस आपको रहेगा, अर्थात जो भी पेमेंट होगी वो सीधे ऑनलाइन हो सकती है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो देखिए इस योजना को लागू करने वाला जो है पहला जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। ये भी यहाँ पर एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला प्रदेश जो सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ से चिकित्सा संदर्भी सेवाओं के लिए यहाँ पर एक कैशलेस सुविधा लेकर आ रहा है, और योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के करीब 22 लाख सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को इलाज में अपने व्यय के भुगतान के लिए यहाँ पर अधिकारियों के चक्कर यहाँ पे काटने नहीं पड़ेंगे। साथ ही सरकार ने यह व्यवस्था राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अलावा जो पेंशन है, जो पेंशन यहाँ पर जिनको मिलती है या उनके आश्रितों के लिए भी ये शुरू की गई है। इस योजना से करीब 75 लाख लोग यहाँ पे आपको लाभान्वित होने वाले हैं। देखा जाए तो राज्य कर्मचारियों पेंशनरों के अलावा उनके परिवार को आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा इसमें मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स उनके आश्रितों को सभी मेडिकल कॉलेजों सरकारी अस्पतालों आयुष्मान भारत में यहाँ पर पंजीकृत निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अगला इसमें देखिए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर निर्यात पर जोर दिया जा रहा है। जैसे कि भारत को यहाँ पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में देखा जाए तो उसका 20% जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश के राज्य के तौर पर इसे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। देखा जाए तो 24 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता ने बताया प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यहाँ पे निर्यात बढ़ाने पर आपको जोर दिया जा रहा है, और इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम शुरू कर दिया गया है। इसमें निर्यात जो है पिछले साल की तुलना में 21 लाख करोड़ रुपए से 30% बढ़कर 1.56 लाख करोड़ यहाँ पर हो चुका है, और सरकार का जो लक्ष्य है अगले 3 साल में इस आंकड़े को 2 लाख करोड़ रुपए तक का करने का। उन्होंने कहा कि यह पहचानने का भी प्रयास इसमें किया जा रहा है कि उत्पादों में निर्यात की संभावनाएं क्या हैं, किस जिले में कौन से प्रमुख उत्पाद हैं। राज्य स्तर पर ऐसे 15 सेक्टरों का यहाँ पर एक तरीके से चयन किया गया है जिन उत्पादों का निर्यात किया जाता है। साथ ही इन उत्पादों की भी यहाँ पर आपको पहचान की गई है जिनमें आपको थोड़े और प्रयास से यहाँ पर निर्यात योग्य बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त एमएसएमई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया है कि निर्यातकों को विदेशी खरीदारों के साथ सीधे यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा विदेशों में आयोजित होने वाले मेलों प्रदर्शनियों की भी यहाँ पे जानकारी जुटाई जा रही है, और साथ ही निर्यातकों को विदेश में लगने वाले मेलों प्रदर्शनियों की भी में भेजने की भी यहाँ पर योजना है। एमएसएमई विभाग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, वाहन उपकरण, रत्न, आभूषण, कार्बनिक रसायन, लोहा, इस्पात, लेख, परिधान, फर्नीचर, चमड़े के उत्पाद, खेल के सामान, कांच और कांच के बने पदार्थ, इत्र, सिरेमिक, कालीन और हस्तशिल्प क्षेत्र से यहाँ पर संबंधित है। अब मुझे यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, चलिए मैं पूछता हूँ, आप ये बताइए जो यहाँ पर उत्पाद लिखे हुए हैं ओडीओपी योजना के तहत, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, अब आपको ये बताना है कि ये कौन से जो जितने परिधान या जो चीजें लिखी हुई हैं एक जिला एक उत्पाद के अंतर, ये किस जिले से यहाँ पर कौन सा उत्पाद संबंधित है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। इस योजना के लिए देखा जाए तो 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, और इसी तरह त्वरित निर्यात विकास योजना के तहत सब्सिडी देने के लिए इस वर्ष यहाँ पे बजट को दोगुने से अधिक बढ़ाकर करीब 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
अगला यहाँ पे देखिए, बुंदेलखंड में 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय लिया गया 23 जुलाई 2022 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बुंदेलखंड में स्थित 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्रों में विकसित करने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है वह ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत से संपन्न रहा है और इस दृष्टिकोण से यहाँ पर नई पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराने के लिए इस क्षेत्र के किलों को विशाल परिवार बेहतरीन होटलों में तब्दील किया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो इसमें यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण किला है वो कालिंजर का किया गया है। कालिंजर का जो किला है ये 542 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में आपको स्थित है। अधिकारियों से निजी भागीदारी के साथ लाइट एंड साउंड शो, कैंपिंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, मुखौटा प्रकाश व्यवस्था की यहाँ पर व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही देखा जाए तो इन्होंने जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ चुके किलों को पुनर्जीवित करने, तालबेहट दुर्ग और बरुआ सागर सरोवर में स्थित सरोवर के लिए जल क्रीड़ा और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की योजना जो है अधिकारियों को इससे संदर्भित निर्देश दिए गए हैं। इस योजना में अगर और देखें तो अधिकारियों को से बहाली कार्य के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी फंडिंग मॉडल को यहाँ पे अपनाने का कहा गया है, अर्थात कि निजी सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाए और कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल भी यहाँ पर उपयोगी हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा जरूरत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए फंड को भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर चलिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर है, कालिंजर का जो किला है, ठीक है, कालिंजर का किला आपको बताना है कि किसके द्वारा बनवाया गया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, और किस सन में और किसके द्वारा यहाँ पर आपको बनवाया गया था। अगला यहाँ पर देखिए है एक और योजना है आपकी, जो हमारे देखा जाए तो ये आज का आपका लास्ट सेगमेंट है, लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, ये क्या है? तो हाल ही में देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नगर निकायों के लिए पुनः मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना यहाँ पर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उन्होंने नए बने निकाय क्षेत्रों के विकास की यहाँ पर कार्यों की समीक्षा की। देखा जाए तो उन्होंने कुछ निर्देश भी यहाँ पर दिए, जैसे कि नवसृजित, विस्तारित अथवा उच्चीकृत नगरीय निकायों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना प्रारंभ करने की तैयारी। तो ध्यान रखिएगा इस योजना में किया क्या जा रहा है। इस योजना में देखा जाए तो नवसृजित, विस्तारित और उच्चीकृत नगरीय निकायों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह योजना इन नवीन नगरीय क्षेत्रों में जैसे कि सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाना, पेयजल की यहाँ पर व्यवस्था करना, पार्किंग, स्वच्छता, चौराहों का सुंदरीकरण, मार्ग प्रकाश, सामुदायिक केंद्र, सड़क निर्माण, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। इस योजना के तहत होने वाले कार्यों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी और साथ ही कहा यह भी इसमें पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इस योजना के तहत निर्माण एवं विकास कार्यों में नवाचार, फ्री फैब और फ्री कॉस्ट कंक्रीट निर्माण तकनीक का इसमें उपयोग किया जाता है। तकनीकी का ध्यान रखना है, किस प्रकार की तकनीकी का इस योजना में प्रयोग किया जा रहा है। फ्री फैब, फ्री कॉस्ट कंक्रीट निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का सेशन उत्तर प्रदेश से संबंधित। आज ने हमने यहाँ पर जुलाई से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाक्रम को डिस्कस कर लिया है। जो क्वेश्चन हमने दिए हैं उसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को रेगुलर देखते चलना है, जो भी टॉपिक आपको बताए चल रहे हैं उनको यहाँ पर रिवीजन करते चलना है। देखिए यहाँ पे जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेनिफिट यहाँ पर आपको इसका मिलेगा। और हर वीक यहाँ पर देखा जाए तो आपको 2 वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं, तो इन दोनों वीडियो को देखते चलना है। हम यहाँ पर इसे मार्च या अप्रैल तक का हम यहाँ पर करंट अफेयर्स में कंप्लीट करेंगे। मार्च 2023 तक का यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, तो बस आपको इसको रेगुलर रूप से देखते चलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।